हेलो फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा था और हमने ये देखा था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, वोटों की काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है और एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को किस प्रकार से विजयी घोषित किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। तो पहली चीज़ ये देखें कि अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता क्या है, इसको कौन जारी कर सकता है, कब जारी करेगा, अध्यादेश की शक्ति और सीमाएं क्या होंगी और अध्यादेश कितने समय के लिए ये जारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अध्यादेश है क्या? अध्यादेश एक अस्थायी विधि होती है। अध्यादेश क्या है? एक अस्थायी कानून होता है जो राष्ट्रपति जारी करता है। कानून बनने का जो संसदीय तरीका होता है कि कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, वह सदन अगर पारित कर देता है तो दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन अगर पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के लिए उसकी स्वीकृति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है तो वह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है जो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा जारी करता है। जहां संसदीय अधिनियम को संसद के द्वारा पहले पारित करा लिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, तब कानून बनता है। और यहां राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत कि संसद से पारित कराए बगैर एक आदेश के द्वारा वह कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। संसदीय अधिनियम और अध्यादेश में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो संसदीय अधिनियम संसद के द्वारा बनाए जाते हैं वो अस्थायी होते हैं और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है यह अस्थायी होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो क्या राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी कर देगा या उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं? और यहाँ पर एक चीज़ समझते चलना है कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है? मॉन्टेस्क्यू ने जो दिया था थियरी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की विधायिका जो होगी संसद वो कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी। तो सामान्य अवस्था में विधि बनाने का अधिकार विधायिका को होता है, संसद को। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति भी आदेश के द्वारा विधि बना दे रहा है, तो क्या राष्ट्रपति की ये शक्ति संसद के समानांतर शक्ति है? तो ये देखिएगा, राष्ट्रपति की ये शक्ति संसद के समानांतर नहीं होती है, यह एक वैकल्पिक शक्ति है। वैकल्पिक शक्ति है, वैकल्पिक शक्ति है। संसद के समानांतर शक्ति नहीं है। संसद के समानांतर शक्ति नहीं है और न ही संसद की शक्ति का अतिक्रमण है। संसद के समानांतर शक्ति नहीं है। ये शक्ति कैसी है? वैकल्पिक शक्ति होती है। और अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी करेगा? ऐसा नहीं है जब उसके मन में आए तब वो जारी कर सकता है। उसके लिए मुख्य रूप से दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये है कि जब संसद सत्र में न हो,
संसद सत्र में न हो। इसी को कहा जाता है संसद के विश्रांति काल में। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि जब संसद सत्र में न हो, पहली चीज़ ये हो गया। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि उस विषय पर तत्काल विधि बनाने की आवश्यकता हो। तत्काल किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता हो। विधि बनाने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो पहला कंडीशन यह है कि अध्यादेश जो है राष्ट्रपति कब जारी कर सकता है। तो पहली चीज़ ये कि संसद जब सत्र में न हो, या इसी को कहा जाता है कि संसद के विश्रांति काल में। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी हो सकता है कि मान लीजिए संसद का एक सदन सत्र में हो और दूसरा सदन अगर सत्र में नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर पाएगा। तो इसमें यूँ आप समझिए, ये मान लीजिए संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। संसद का कोई भी एक अकेला सदन कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए अगर संसद का कोई एक सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, सत्र में है, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसी नाते कहा गया संसद के विश्रांति काल में। अगर संसद का एक सदन सत्र में है, दूसरा नहीं है, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, क्योंकि संसद का कोई भी एक अकेला सदन कानून निर्माण के लिए सक्षम नहीं होता है। और दूसरी चीज़ इसमें कहा गया कि तत्काल किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता हो। तत्काल अगर कानून की आवश्यकता होगी तो संसद के द्वारा उस पर तत्काल रूप से विधि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाएगा, उसके बाद एक सदन पारित करेगा, फिर दूसरे में जाएगा, दूसरा पारित करेगा, तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा। और उस विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता क्या है, तत्काल में है। तो संसदीय अधिनियम के द्वारा अगर विधि बनाई जाती तो काफ़ी लंबा समय लग सकता था। इस नाते राष्ट्रपति को अगर तत्काल किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता पड़े और संसद सत्र में न हो, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अध्यादेश की शक्ति एवं सीमाएं क्या होती हैं। तो अध्यादेश वही शक्ति और सीमा रखता है जो संसदीय अधिनियम का होता है। जो संसदीय अधिनियम का होता है, जो संसदीय अधिनियम का होता है, यानी कि अध्यादेश की वही शक्तियाँ और वही सीमाएं होती हैं जो संसदीय अधिनियम का होता है। लेकिन एक अंतर हमने बताया कि संसदीय अधिनियम अस्थायी होता है, जबकि ये अध्यादेश अस्थायी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन जिन विषयों पर संसद कानून का निर्माण कर सकती है, उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सीमाएं इस पर कि संसदीय अधिनियम जो बनाए जाते हैं वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने चाहिए।
तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे वो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उसमें भी नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए इस अध्यादेश का समय क्या होता है। जब ये कहा गया कि अध्यादेश एक अस्थायी कानून है तो इसका समय कितना होता है, ये अधिकतम कितने समय के लिए चल सकता है। जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा तो सत्र प्रारंभ के 6 सप्ताह के अंदर इसका अनुमोदन अगर संसद कर देती है तो वह अधिनियम बन जाता है, और अगर संसद उसका अनुमोदन नहीं करती है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति से कभी भी वापस ले सकता है। राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश वापस ले सकता है, और वापस जब ले लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा। वापस ले सकता है। अध्यादेश जारी होने के बाद संसद का जब सत्र बैठेगा तो इसे संसद सत्र में रखा जाएगा। जब संसद सत्र में होगी तो इसको अध्यादेश को संसद सत्र में रखा जाएगा। संसद में रखा जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए संसद इसमें क्या कर सकती है कि संसद इसको समाप्त भी कर सकती है और इसको पारित भी कर सकती है। संसद में रखा जाएगा तो संसद पहला ये काम कर सकती है कि इसको समाप्त कर दे, और ये भी कर सकती है कि इसको पारित कर दे। अगर समाप्त कर दी तो ये समाप्त हो गया, और पारित अगर कर दी तो ये अध्यादेश संसदीय अधिनियम बन जाएगा। संसदीय अधिनियम बन जाएगा। इस पे संसद की स्वीकृति मिल गई तो ये संसदीय अधिनियम बन जाएगा। जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उसके 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित करना पड़ेगा संसद को। अगर 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं करती है, कितना समय है ये, देखिए ध्यान रखिएगा, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में अगर संसद इसको पारित नहीं करती है तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वतः समाप्त हो जाएगा, और 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित कर देती है तो वह संसदीय अधिनियम बन जाएगा। तो एक चीज़ हमको मिल रहा है इसके समय के बारे में कि संसद का सत्र जब स्टार्ट होगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर संसद को इसे पारित करना होगा, तभी ये संसदीय अधिनियम बनेगा, और अगर पारित नहीं करती है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। संसद के 2 सदन हैं, यहाँ पर आप देखिए संसद के 2 सदन हैं, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों की बैठक एक ही दिन स्टार्ट हो। मान लीजिए लोकसभा की बैठक जो है 10 तारीख से स्टार्ट होती है और राज्यसभा की 12 तारीख को स्टार्ट होती है, तो ये जो 6 सप्ताह का जो समय गिना जाएगा, माना जाएगा, वो बाद वाली बैठक से माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अध्यादेश का कुल अधिकतम समय कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा में, कई बार पूछा गया है। तो इसके लिए देखिए ये समझिए, संसद के 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 बैठकों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का अंतर, तो 6 महीना ये हो गया, 6 माह। और जब सत्र प्रारंभ हो जाएगा तो उसमें अधिकतम 6 सप्ताह, तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह अध्यादेश का अधिकतम जीवन काल होगा। अध्यादेश का अधिकतम जीवन काल
इतने दिनों तक अध्यादेश अधिकतम रह सकता है, जीवन काल। संविधान संशोधन विधेयकों पर अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे संविधान संशोधन विधेयकों पर अध्यादेश जारी नहीं। संसद ने 38वां संविधान संशोधन किया था। 38वां संशोधन इसमें कहा गया था 38वें संशोधन में कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, समीक्षा नहीं। किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संशोधन 1978 में होता है। इसके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, अध्यादेश की जो न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी इसको ख़त्म कर दिया। हो सकती है। इसके बाद देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कि वह किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। मान लीजिए ये राष्ट्रपति महोदय हैं, ये राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है। किसी भी विषय पर ये परामर्श मांग सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ये मान लीजिए एससी है, सुप्रीम कोर्ट, ये हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। किससे परामर्श मांग सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। हमने कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विषय पर परामर्श मांग सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए ये ज़रूरी है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए प्रत्येक परामर्श को ये दे? नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है। ये परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दे भी सकता है, इसकी इच्छा पर है, और नहीं भी दे सकता है। इसके पास दोनों ये पावर है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए किसी भी परामर्श को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे और चाहे तो न दे। इसके ऊपर संविधान में कोई बाध्यता नहीं लगाया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए प्रत्येक परामर्श को आपको देना ही है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दे दिया राष्ट्रपति को, ठीक है, इन्होंने परामर्श दे दिया, तो राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके ऊपर भी ऐच्छिक है, माने या न माने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे रहा है तो राष्ट्रपति भी उस सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर न तो सुप्रीम कोर्ट
परामर्श देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए ही बाध्य होता है। देखिए, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मैटर में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कई बार परामर्श मांगे। क्या परामर्श मांगे? ये परामर्श मांगा कि जो बाबरी मस्जिद जहाँ पर उसका निर्माण किया गया था, क्या वहाँ पर पहले कोई मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो ऐसे विवादास्पद परामर्श को सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति ने कई बार इसके संदर्भ में परामर्श मांगा था, लेकिन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति कौन सा व्यक्ति है? राष्ट्रपति जो होता है एक राजनैतिक व्यक्ति है, राजनैतिक व्यक्ति है। कार्यपालिका का ये नाम मात्र का प्रधान है और राष्ट्रपति एक राजनैतिक व्यक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक न्यायिक चीज़ है, न्यायिक संस्था है। तो राष्ट्रपति ने ये परामर्श मांगा कि जो मस्जिद बनाई गई थी, क्या उसके पहले वहाँ कोई मंदिर था? अगर मान लीजिए न्यायपालिका कहती कि हाँ वहाँ कोई मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, तो मुस्लिम भावना आहत होती। और अगर ये कहती कि नहीं वहाँ कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद ही थी, तो इससे हिंदू भावना आहत होती। तो इसमें देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते थे। तो इस नाते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे विवादास्पद विषयों पर परामर्श देने से इनकार कर दिया। और आप जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 50 के द्वारा, आर्टिकल 50 के द्वारा इस कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या है? यही तो न्यायपालिका है। संविधान के अनुच्छेद 50 के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। अगर मान लीजिए न्यायपालिका ये कहती कि जो मस्जिद बनाई गई थी वो मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी, उसके बाद सरकार जो एक्शन लेती तो उसका सारा जिम्मेदारी इस न्यायपालिका के ऊपर डाल देती और अपने सीधे बच जाती। तो इस नाते ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने से इनकार कर दिया। तो ये था परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार।